Yes, good morning all of you. Today we continue with chapter 2 in commerce, that is principles of management, and our today's topic is importance of management. ठीक है, अब कल हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है. पे अटेंशन ओवर हियर. आप कॉम्बिनेशन बिठाओ, अभी तो 12th वाले हो गए हो. कब मैं रीड कर रहा हूँ, कब समझा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए. तो कल हमने देखा प्रिंसिपल्स क्या करते हैं. प्रिंसिपल्स आर जस्ट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर टू टेक डिसीजंस. ठीक है, प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन किसके बेसिस पे बनते हैं, किसके बेसिस पे बनते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस? एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मेनली एक्सपीरियंस के बेसिस पे. और सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या जितने लोग, हम बोलते हैं ना जितने लोग उतनी बात है, जितने लोग उनका एक ही काम के पीछे अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे सबका अलग अलग, आज मेरा काम ये काम कर रहा हूँ मैं, मेरा कुछ और एक्सपीरियंस होगा, ये भी वही काम कर रही है लेकिन इसका कुछ और एक्सपीरियंस होगा. तो काम भले एक ही है लेकिन एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, और एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग अलग बनते हैं. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उन्होंने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं और वो मैनेजर को गाइड करते हैं व्हाइल टेकिंग डिसीजंस. ठीक है, जब वो काम कर रहे हैं और उन्हें कोई डिसीजन लेना है तो प्रिंसिपल क्या करता है, उन्हें हेल्प करता है टू टेक द डिसीजंस. See, principles of management provides a vision to managerial behavior and highly affects the management works. ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, वही एक तरह से विजन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, विजन टू मैनेजरियल बिहेवियर. ठीक है, मतलब वही कि मैनेजर को कैसे काम करना है उनको गाइड करते हैं, उनको क्या डिसीजन लेना है उसमें हेल्प हो जाता है. मैनेजर्स आर यूजिंग इट फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स. मैनेजर्स को गोल्स अचीव करने के लिए वो उनको गाइडेंस मिल जाता है. ठीक है, मैनेजर उनको देखो बेसिक फंडा एक ही है कि प्रिंसिपल क्या करता है, प्रिंसिपल मैनेजर को हेल्प करता है टू टेक द डिसीजन. प्रिंसिपल्स आर जस्ट अ गाइडलाइंस. तो यहाँ पे मैनेजर को वो हेल्प करते हैं टू अचीव द गोल्स. लेकिन कैसे हेल्प करते हैं, वही डिसीजन लेने में वो उनको गाइड करते हैं. दीज आर द जस्ट गाइडलाइंस. सी दीज प्रिंसिपल्स डायरेक्ट द मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग. Thus, principles of management play a key role for a unit. Its importance can be described as follows. See, increase in managerial efficiency. But obvious है ना, आपको आपके सामने एक ही सिचुएशन तो नहीं आने वाला. मैनेजर के सामने अलग अलग सिचुएशन आने वाले हैं. मेरे पास मैं कोर्स एक ही है लेकिन हर दिन हर साल एक ही सिचुएशन मेरे सामने आएगा कि एक ही तरीके से मुझे डील करना होगा. नो. तो वैसे ही मैनेजर के पास काम भले ही सेम होगा लेकिन उसके पास वक्त के साथ अलग अलग उसे डिसीजंस लेने होते हैं क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग होते हैं. तो इसमें क्या होता है, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. मेरे सामने एक जैसे ही अगर चीज़ें हुई तो मैं कभी अपने आप को अपडेट ही नहीं कर पाऊंगा. लेकिन मेरे सामने अगर अलग अलग चुनौतियां आई, सिचुएशंस आई, कंडीशंस आई, तो मुझे अपना दिमाग चलाना पड़ेगा भी क्या करना चाहिए करके. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तरह से मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजर की काम करने की कैपेसिटी, मैनेजर का जो डिसीजन पावर होता है वो सब क्या होगा, इंक्रीज होगा. सी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू मैनेजर्स टू परफॉर्म टास्क इन डिफरेंट सिचुएशन. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे आर द गाइडलाइंस एंड दे आर हेल्पिंग टू मैनेजर्स टू टेक द डिसीजन इन डिफरेंट सिचुएशंस, due to which improvement in functioning of a business unit and gain in managerial efficiency is also seen. तो क्या होगा कि इसकी वजह से, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर को हेल्प करते हैं. मैनेजर को हेल्प करते हैं तो जो भी एक्टिविटीज़ बिजनेस के अंदर हो रही है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है. और साथ ही साथ क्योंकि मैनेजर अलग अलग सिचुएशंस के साथ डील कर रहा है, मैनेजर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब काम करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है. Then maximum usage and effective administration of resources. Maximum usage of resources, इसका एक ही मतलब होता है ऑप्टिमम यूसेज. ऑप्टिमम यूसेज का मतलब क्या होता है साक्षी? हाँ, उसका लेकिन मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पॉजिटिव यूटिलाइजेशन. इन्होंने कहा पूरी तरह से यूटिलाइजेशन, लेकिन उसका एक ही रीज़न निकलता है, वो क्या, कम से कम वेस्टेजेस होना रिसोर्सेस का. ठीक है, वो मेन रीज़न है हमारा.
सी मोस्टली अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन अ बिजनेस यूनिट। कभी कहीं पे भी मैन और मटेरियल एक हद तक होता है। किसी भी बिजनेस के पास ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है जो लेबर होता है, एम्प्लॉय होता है, और जो रॉ मटेरियल होता है, उन दोनों की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि इनकी स्कैरसिटी होती नहीं है, फ्री में मिल रही, कोई सूरज की रोशनी नहीं है, हवा नहीं है, ठीक है, कि आपको फ्री में मिल रहा है और अनलिमिटेड है। ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स हमेशा आपके पास बिजनेस में लिमिटेड होता है, याद रखना। इट इज़ अनअवॉइडेबल टू मेक इट्स मैक्सिमम यूसेज। Here, meaning of the word maximum is that to make usage of the resources through principles of management, whereas they can get maximum benefit with minimum costing. तो यहाँ पे maximum का मतलब यही होता है कि आप principles, rules use करके उसको पॉजिटिवली यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का मतलब है कि कम, हमेशा कोई भी मैनेजर का मेन काम क्या होता है, ठीक है, कहीं पर भी अगर आप कुछ आगे चल के संभालोगे, आपको मैनेजर बनाया मतलब आपको सब कुछ मैनेज करने के लिए दे दिया, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वालिटी अच्छी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। समझ में आया? क्वालिटी अच्छी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मतलब मिनिमम कॉस्टिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा निकलवाना, यही मेन चीज़ होती है। देन हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस। आपको अगेन बार बार आप याद करवाओ अपने आप को कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हो। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वो अपने आप को याद करवाओ, दे आर जस्ट गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस आपको क्या करती है, मैनेजर को हेल्प करती है टू टेक द डिसीजंस व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। सी डिसीजन शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट, थॉटफुलनेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड जस्टिफिएबल। मतलब वहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होता, पार्शियलिटी नहीं होती। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो हमेशा फैक्ट्स के बेसिस पे, सोच विचार के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है कुछ ना कुछ। मोरओवर डिसीजन शुड बी टाइमली, रियलिटी बेस्ड एंड इफेक्टिव। सबसे पहले क्या होता है, टाइम पे अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो ट्रेन छूट जाएगी भाई, ठीक है। आपको टाइम पे डिसीजन लेना है, रियलिटी के बेसिस पे लेना है और इफेक्टिव डिसीजंस लेने हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ की रोल फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजंस, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, आपको सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिसीजन कैन बी मेड अप्रोप्रिएटली, टाइमली, विदाउट पार्शियलिटी एंड अनबायस्ड। पार्शियलिटी, विदाउट पार्शियलिटी और अनबायस्ड दोनों का मतलब वही होता है। To cope up with the changing business environment. See, normally management principles are an ordinary guide. They are just a guide. Guidelines मतलब वही आपको गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं भाई कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। But management principles are necessary to meet business environment in changing circumstances. लेकिन ये ज़रूरी होते हैं, वैसे तो वो जस्ट गाइड है, लेकिन बदलते वक्त के साथ, बदलती सिचुएशंस के साथ आपको इनका यूसेज करना ज़रूरी है, तो ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी बिजनेस इज इनडिविजिबल पार्ट ऑफ कम्युनिटी। ये हमने 11 से देखा है कि बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इट इज़ एन इनडिविजिबल पार्ट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। सोसाइटी, कम्युनिटी एक ही मतलब होता है करके। सी प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द मेन एम ऑफ द बिजनेस बट इट इज़ नॉट द ओनली एम। चलो कोई भी बिजनेस कर रहा है, जब मैंने क्या बोला 11 से लेके, जब आप वर्ड कॉमर्स या वर्ड बिजनेस यूज़ कर रहे हो ना, मतलब आप समाज सेवा करने नहीं बैठे हो। आपका मेन एम ये नहीं है कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह है, उनका मेन एम क्या है कि सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस वर्ड यूज़ कर रहे हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं कॉमर्स वर्ड, कमर्शियल वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब आपका मेन एम प्रॉफिट है। चलो आपका मेन एम प्रॉफिट है, लेकिन आपका सब्सिडियरी एम भी होता है, और सब्सिडियरी एम ये होता है कि बिजनेस सोसाइटी का एक पार्ट है, तो हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ये हमारी मॉरल ड्यूटी हो जाती है कि हम सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं डेवलप करें, ठीक है। सी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी आर ऑल्सो एम ऑफ बिजनेस यूनिट, ठीक है। तो सोसाइटी को डेवलप करना है, उसका भी प्रोग्रेस होना चाहिए, ये भी बिजनेस यूनिट का एम होता है। लेकिन हाँ, वो पहले अपना सोचते हैं कि प्रॉफिट उनका मेन एम है। By effective implementation of management principles, business unit can easily achieve aim of social responsibility. फिर है useful for research, training and development. See, management principles are main part of the management thoughts. Management thoughts को management approaches भी कहा जाता है, वहाँ पे लिख लो। Management thoughts को management approach भी कहा जाता है। तो आपके जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, दे आर द मेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट थॉट्स।
Only by using the management principles, task of training, education and development is possible. Like now, aptitude tests are taken for appointments in various business units. अब देखो aptitude test लिया जाता है. कौन सा टेस्ट लिया जाता है? Aptitude. कौन सा? Aptitude. अब ऐसे 3 वर्ड हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है. ठीक है, एल्टीट्यूड दैट इज हाइट, एटीट्यूड जो आप सब में है, मुझ में भी है, ठीक है, लेकिन एटीट्यूड का मतलब हम एटीट्यूड वर्ड को हमेशा नेगेटिवली देखते हैं. अरे ये बहुत एटीट्यूड, क्योंकि हम वो नेगेटिव सिचुएशन में यूज़ करते हैं, इसलिए उसको नेगेटिवली देखा जाता है. एटीट्यूड का मतलब ऐसा नहीं कि जो अपने होशियारी दिखा रहा है या क्या, उसी को एटीट्यूड बोलते हैं, नहीं. वे ऑफ बिहेविंग इज एटीट्यूड, सबका वे ऑफ बी. फिर वो क्या है कि वो जनरली नेगेटिव बिहेवियर जब होता है तब हम एटीट्यूड वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव में भी कर सकते हैं. एटीट्यूड तो एटीट्यूड होता है, ठीक है, वे ऑफ बिहेविंग. और ये है एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपके काम करने की कैपेसिटी, आपके काम करने की कैपेसिटी. और मैनेजमेंट के हिसाब से, इन चैप्टर्स के हिसाब से इसका थोड़ा सा दूसरा मीनिंग भी निकलता है. इसका जनरल मीनिंग मैंने बता दिया कि इसके काम करने की कैपेसिटी, लेकिन इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट अपनी भाषा में हमेशा अपनी डेफिनेशन देता है, याद रखना. यहाँ पे ये मतलब भी निकलता है कि बंदे का किस फील्ड में, कौन से डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, वो टेस्ट भी लिया जाता है. दैट इज अ एप्टीट्यूड टेस्ट, कि काम करने की कैपेसिटी क्या है. और हमारे पास सपोज कर लो कि अलग अलग मेरे पास 4-5 डिपार्टमेंट है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम करके डाल रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि उसका वर्क ऑफ इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो कौन से फील्ड में. तो वहां से हमें ये पता चलता है और हम उस एग्जाम के या उस टेस्ट के बेसिस पे बंदे को उस फील्ड के अंदर डालते हैं, ताकि हमने क्या किया, एक सही बंदे को सही जगह, सही समय, सही क्वालिफिकेशन के साथ हमने उस जगह पे बिठाया तो हमको आउटपुट अच्छा मिलेगा, ठीक है, हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा. This aptitude tests are prepared through research and by implementing and using management principles through which appropriate employees are. तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो बहुत सारे रिसर्च के थ्रू बनाया जाता है. वो भी हम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ करके रिसर्च जब हो रहा है तब आप प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हो और ये टेस्टिस बनाई जा रही है. और अब क्या होता है कि इन टेस्टिस के थ्रू हम एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, जो आगे चल के हमें रिजल्ट अच्छा दे. समझ में आया? अच्छा, इसके बाद है थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट. इसमें खाली हम एक थॉट आज करेंगे, क्योंकि चार थॉट अगर आप साथ में करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा लर्न करने में, और ये इजी आंसर है तो इसके साथ ये थॉट हो जाएगा आपका. See, management thoughts are the outcome of research, studies and result in the field of management. ठीक है, मैनेजमेंट थॉट्स क्या है? विचार. वो किसके बेसिस पे आते हैं? वो आते हैं रिसर्च के बेसिस पे, स्टडीज के बेसिस पे और रिजल्ट्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. एवरी थॉट रिप्रेजेंट इट्स यूनिक ऑब्जर्वेशन. हर विचार, अगर मैं एक ही बात पे बोलूं, आपको अपने अपने विचार प्रकट करो, तो आप सबके विचार अलग अलग होंगे, क्योंकि आप सबका एक्सपीरियंस उस चीज़ का अलग अलग होगा, ठीक है, एक ही ऑब्जर्वेशन नहीं होगा. तो हर थॉट अपना एक यूनिक ऑब्जर्वेशन बताता है, मतलब एक यूनिक सजेशन देता है, यूनिक राय देता है. मैनी मैनेजमेंट गुरुज हैव रिप्रेजेंटेड डिफरेंट प्रिंसिपल बाय सेपरेट ओपिनियंस. जो हमने पहले भी देखा है कि अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं, गुरुज जो हैं, वो अपने अपने सजेशंस देते हैं, क्योंकि उनका सबका एक्सपीरियंस अपनी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है. Hence so many branches, सब ब्रांचेस have been developed. अब हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते. जितनी राय, जितने सजेशंस आते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग ब्रांचेस बना दिए हैं, सब ब्रांचेस बना दिए हैं. भाई अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, भाई इसकी बात भी सही लग रही है, इनकी बात भी सही है, उनकी बात भी सही है, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमने अलग अलग ब्रांचेस बना दी हैं उनके बेसिस पे. इट इज़ कॉल्ड थॉट्स. तो ये जो अलग अलग मैनेजमेंट गुरुज या मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने अपने अलग अलग सजेशंस दिए हैं अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस बोल रहा है, उसके बेसिस पे हमने ब्रांचेस और सब ब्रांचेस बना दिया है, और इसे कहा जाता है मैनेजमेंट थॉट्स या फिर मैनेजमेंट अप्रोचेस, या फिर थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट या अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट. अब सबसे पहले दिया हुआ है क्लासिकल थियरी, थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी. अब इसको क्लासिकल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है, मतलब 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये थॉट्स अलग अलग एक्सपर्ट्स के थ्रू, तो बहुत पुराने हो गए आज के हिसाब से, इसलिए इसको क्लासिकल बोला है. क्लासिकल मतलब पुराना होता है,
ठीक है। द थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंटेड टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इज नोन एज थॉट्स ऑफ क्लासिक, ठीक है, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, टिल द, देखो 19th सेंचुरी का एंड मतलब ये 1999 वाला नहीं, ये तो 28th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 19 टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बोला है, ठीक है। जैसे आपको याद हो, आपको याद कहाँ से होगा, पैदा ही नहीं होंगे। अभी जैसे ये जो सेंचुरी चल रही है, ये कौन सी सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, ठीक है। मतलब जो 1999 था, ठीक है, उसके बाद 2000 ईयर आया, 2001 में भूकंप आया था, 2002, तो 2000 से पहले 1999 था, तो वो क्या था, वो 20th सेंचुरी का एंड था। ये 19th सेंचुरी का एंड बोल रहे हैं, मतलब 1899 वो वाला ईयर, 1800 वाली सेंचुरी, क्योंकि ये 21st सेंचुरी चल रही है। तो पिछली सेंचुरी कौन सी थी, पिछले 100 साल कौन से थे, 28th सेंचुरी था। उससे पहले कौन सा था, 19, तो 19th सेंचुरी की एंड बोला जा रहा है। समझ में आया। सी मेन प्रमोटर्स ऑफ थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, जो मेन एक्सपर्ट्स थे, प्रमोटर्स थे क्लासिकल थियरी का, ठीक है, वो थे, सबसे पहला नाम आता है फ्रेडरिक टेलर, ठीक है। हेनरी फेयल का नाम भी आएगा ही हमेशा, फ्रेडरिक टेलर का भी नाम आएगा, मैक्स वेबर, गिलब्रेथ, हेनरी गेंट, ठीक है, और हेनरी फेयल। सी टेलर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रेडरिक टेलर का जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस समय। फ्रेडरिक टेलर्स कंट्रीब्यूशन इन द थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Scientific management principles presented by Frederick Taylor also exist in the thoughts of classical theory of management even today. तो देखो फ्रेडरिक टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे वो भी क्लासिकल थियरी में इंक्लूडेड थे। इसका मतलब हुआ, देखो पहले की जो थियरी थी, पहले के जो विचार थे, पहले के जो थॉट्स थे, इसकी खाली लैंग्वेज थोड़ी अटपटी है, बाकी सिंपल सा है इसका एक्सप्लेनेशन कि पहले के जो थॉट्स थे उसके बाद धीरे धीरे दूसरे थॉट्स आए, तो उसे मॉडर्न थॉट्स या न्यू थॉट्स कहा गया है। फिर फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक बेसिस पे अलग अलग थॉट्स दिए थे, तो जो साइंटिफिक थॉट्स दिए थे ना वो भी क्लासिकल थियरी में कहीं ना कहीं थे और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि पहले के ज़माने में क्या चलता था, फॉर्मल रिलेशन चलता था, बॉस एंड एम्प्लॉय, बॉस वो हथौड़ा लेके बैठता था, और लेकिन आजकल ऐसा नहीं चलता है, आज इनफॉर्मल रिलेशन ज़्यादा हैं। पहले खाली एक ही चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, पैसे को, कैपिटल को, ह्यूमन को नहीं दिया जाता था, ठीक है। जो एम्प्लॉय है उसको एम्प्लॉय के नज़रिए से ही देखा जाता था, और इन फॉर्मल रिलेशन ज़्यादा होते थे। तो ये सारी लिमिटेशंस थी कि हम खाली पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लोगों को नहीं दे रहे हैं, उनके साथ रिलेशन वैसा नहीं है। लेकिन मैंने आजकल क्या बोला, आजकल हर जगह टारगेट आ गए हैं। अगर मैनेजर है तो मैनेजर को भी जनरल मैनेजर की तरफ से या ब्रांच मैनेजर की तरफ से टारगेट आ गया होगा, सबको टारगेट है। और वो नीचे वालों से ऐसे हथौड़ा लेके, अब नीचे वालों को पता है कि भाई ये ज़्यादा चिक चिक करेंगे तो हम चले जाएंगे, अब काम किससे करवाएंगे। और हर बार नए बंदों से काम करवाना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपके पुराने बंदे, लेबर टर्नओवर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि पुराने बंदों को काम अच्छे से आता है, उनको पता है सिचुएशंस क्या आनी है, उनको पता है कि कॉन्टेक्स्ट किसके साथ कैसे रखने हैं, कौन सी पार्टीज़ हैं, हर चीज़ आपको नए बंदों को सिखानी पड़ेगी अगर वो टोटली फ्रेशर हैं तो, अगर काम नहीं किए हुए हैं तो। सी अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फेवर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का के थॉट्स हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फेवर करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पहले ट्रेडिशनल मेथड होते थे, पुराने मेथड, अब मॉडर्न मेथड आ चुके हैं। By time, so approach of scientific management favors scientific principles by time and motion study instead of traditional method. अब देखो ट्रेडिशनल मेथड मतलब वही एक तरह का मेथड कि भाई सबको एक जैसा पैसा ही देने का। आजकल क्या हो रहा है, जो स्किलफुल लेबरर्स हैं उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है अच्छे से काम करने का, ठीक है। जो ज़्यादा समय काम कर रहा है, जैसे आजकल आपने देखा होगा आपके काफ़ी सारे पेरेंट्स कहीं पे ऐसी जगह नौकरी करते हैं जहाँ पे ओवर टाइम भी होता है, तो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा टाइम का एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा होता तो क्या ओवर टाइम की जाती। या जो स्किलफुल लेबर्स हैं उनको अगर एक्स्ट्रा कमीशन या रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो बट ऑब्वियस है कि दूसरे भी क्या करेंगे, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? नहीं तो ये मॉडर्न मेथड्स में आ जाता है। और टाइम स्टडी और मोशन स्टडी क्या होता है? टाइम स्टडी का मतलब होता है कि समय पे काम कंप्लीट होना,
ठीक है, उसे टाइम स्टडी कहा गया है। और मोशन स्टडी का मतलब होता है कि जब कभी कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो मैन और मटेरियल के मूवमेंट की वजह से वेस्टेजेस बहुत सारा होता है। जब काम हो रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये वो वर्ड्स नहीं है कि आप डेली वेजेस में यूज़ कर रहे हो, ये मैनेजमेंट के वर्ड्स हैं जो मैनेजमेंट में ही चलते हैं, आपके आम लाइफ में नहीं चलते कि आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा। टाइम स्टडी ये स्टडी है जो कि समय पे काम होना चाहिए, और मोशन स्टडी का मतलब होता है कि जब प्रोडक्शन हो रहा है, मोशन क्यों नाम रखा है इसका, जब प्रोडक्शन हो रहा है तो मैन और मटेरियल के मूवमेंट की वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और फैटिगनेस भी आती है, और जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आते हैं, वेस्टेजेस होते हैं। तो वो फैटिगनेस निकालने के लिए, क्योंकि आप अननेसेसरी मूवमेंट करोगे तो आप में टायर्डनेस आएगा, फैटिगनेस आएगा, वेस्टेजेस ज़्यादा होंगे, वो वेस्टेजेस को कम करने के लिए जो स्टडी हुई है वो मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी आपको ये बोलती है कि अननेसेसरी मैन और मटेरियल का मूवमेंट नहीं होना चाहिए ताकि वेस्टेजेस कम से कम हो। और वेस्टेजेस कम से कम होगा मतलब क्या होता है, आपके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। समझ में आया? देखो ये आंसर बोरिंग है, लर्न करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट आंसर है। Then main contribution of scientific principle lies into specialization in management, progressive wage system, responsibility and scientific distribution of task। तो देखो मेन जो कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक प्रिंसिपल का, मैनेजमेंट को स्पेशलाइजेशन मिला, मतलब अब आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प मिल रही है। उसके साथ ही आपने प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम, प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम का मतलब जो मैंने आपको बताया एक तरह से कि जो स्किलफुल बंदे हैं उनको और एडिशनल पेमेंट करो ताकि वो अपने आप को और अपडेट करें और अच्छे से काम हो, ताकि आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। उसके साथ ही साइंटिफिकली हम लोग काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले क्या था, देते जाओ काम, देते जाओ, बिना सोचे काम करते जाओ, लेबर है ना काम करेगा। अब ऐसा नहीं चलता है भाई, आपको साइंटिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि किसको कौन सा काम अच्छे से आता है, उसको वही काम दो, आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा करके। कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल इन द थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अभी तक हमने देखा था कि फ्रेडरिक टेलर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हेनरी फ्यूल का कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। He significantly contributed to the thoughts of management by presenting general principles of management. He decided levels of different tasks in the business unit and tried to decide limits of task. To perform managerial duty at different levels, he also provided universal principles of management as a guidelines. Apart from this, there is a contribution of Max Weber into thoughts of classical theory. Till the end of 19th century, formats and size started to change due to industrial revolution. तो 19th सेंचुरी के एंड तक बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर चेंज आने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब काम करने के पैटर्न में चेंज आने लगे। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ में बदलाव आने लगा। पहले क्या था, एज अ रिजल्ट नीड ऑफ चेंज इन इट अराइज्ड ड्यू टू सम लिमिटेशंस ऑफ थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। तो बोला गया है कि अब ज़रूरत थी कि पहले की जो खामियां थी, लिमिटेशंस थी, उनको निकालने में, मतलब उनको निकाल दिया जाए। क्या खामियां थी? लाइक इंपॉर्टेंस टू फाइनेंशियल मोटिवेशन, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन अप्रोच एंड इनफॉर्मल रिलेशंस। तो पहले क्या होता था कि फाइनेंशियली मोटिवेशन चाहिए, मतलब और पैसा चाहिए, ह्यूमंस को आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। ह्यूमन अप्रोच पहले कम इम्पोर्टेंट दिया जाता था, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो, और ज़्यादातर फॉर्मल रिलेशन होते थे, आप इनफॉर्मल रिलेशन ज़्यादा रखो ताकि आपके टारगेट्स अचीव हो सके। समझ में आया? ओके।